नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 25 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक पहली खबर है, इंडियन शॉट डेड इन यूएस हेट क्राइम, यानी कि एक भारतीय को नफ़रत की वजह से एक यूएस के व्यक्ति ने गोली मार दी। तो है क्या कि कल एक घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि दो भारतीय व्यक्ति जो यूएस में एक बार में गए हुए थे। तो वहाँ पर एक अमेरिकी व्यक्ति जो कि नेवी रिटायर्ड आदमी था, तो उसने उनको नफ़रत वाले शब्द कहते हुए ये कहा कि तुम लोग हमारे देश पे बोझ हो और तुम हमारे देश से बाहर निकल जाओ। और ऐसा करने पर जब कुछ विवाद हुआ तो उसने बंदूक निकाल करके उन पर गोली चला दी, जिसकी वजह से एक भारतीय श्रीनिवास कोची भोतला की मृत्यु हो गई, और जबकि एक अन्य उनके मित्र आलोक मदासानी जो थे तो वो घायल हो गए। इसके अलावा इस घटना में एक यूएस का व्यक्ति भी घायल हुआ है। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब लगातार ये देखा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से कि वहाँ पर जो इस प्रकार के लोग हैं, यानी कि जो बाहर से आए हुए लोगों से नफ़रत करते हैं और उनको अमेरिका से बाहर निकालना चाहते हैं, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय समझने लगे हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित समझने लगे हैं। उनको ये लगता है कि अब उनका ही राज होगा पूरे अमेरिका पर। तो इस प्रकार की भावना से वो ऐसे गलत कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, और जाहिर तौर पे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका में और होती हैं भारतीयों के खिलाफ, तो वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के भीतर एक भय उत्पन्न होगा, और साथ ही साथ ऐसे भारतीय जो कि भारत से अमेरिका जाकर के नौकरी करने का ख्वाब देखते हैं, तो उनके दिल में भी एक प्रकार का खौफ और वो भावना पैदा होगी कि उनको वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे नफ़रत और भेदभाव के शिकार हों। तो नफ़रत और भेदभाव तो एक बार वो सहन भी कर सकते हैं, झेल भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके ऊपर इस तरीके के हमले कर दे तब तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ का ख़तरा मोल नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से भारतीय जो जाते हैं अमेरिका, तो वो भी इस बात से खौफ खाएं कि अमेरिका जाना अब शायद उतना सुरक्षित नहीं है। हालांकि एक घटना के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीयों को अमेरिका में असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आगे चल के इस प्रकार की 2 4 6 और घटनाएं हो जाती हैं तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अभी तो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस आदमी ने तैश में आकर के या नशे में या किसी अन्य हालत में ऐसा किया हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे एक सामाजिक प्रवृत्ति, एक सोशल ट्रेंड बन जाता है तो ज़रूर एक खतरनाक बात होगी। तो दोस्तों, अगली खबर ये है कि प्लान टू अलाउ लार्जर फर्म्स टू शट शॉप सांस गवर्नमेंट नॉट। तो सांस का मतलब होता है दोस्तों विदाउट, यानी बिना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ी कंपनियों को भी बिना सरकार की इजाज़त के बंद करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कंपनियाँ होती हैं तो सरकार की इजाज़त से खुलती भी हैं और सरकार की इजाज़त से बंद भी होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक एक्ट है भारत में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, तो उसके अनुसार ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कि 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग या उससे कम लोग काम कर रहे हैं, तो उसे बंद करने के लिए या कि फिर उसमें से लोगों को निकालने के लिए या कि फिर वहाँ पर लोगों की छँटनी करने के लिए उनको सरकार से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही किसी भी कंपनी मज़दूरों की संख्या 100 पार करती है, तो ये सारे कार्य करने के लिए, अर्थात छँटनी करने के लिए, किसी व्यक्ति को परमानेंटली नौकरी से निकालने के लिए या कि फिर कंपनी बंद करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। बिना उसके वो ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक। तो है क्या कि लगातार कंपनियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि ये जो 100 की लिमिट है इसको बढ़ा करके 500 किया जाए, लेकिन जो मजदूर संगठन है तो वो इसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि अगर बड़ी कंपनियों में भी ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी तो ऐसे में जो उन कंपनियों के मालिक हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, तो वो मजदूरों का और कर्मियों का वहाँ पर शोषण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको कम तनख्वाह देंगे, उनसे ज़बरदस्ती समय से ज़्यादा कार्य करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे, और अगर वो ये कहेंगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेंगे या कि एम्प्लॉयर के हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो वो उसको बिना किसी इजाज़त के सीधे क्या कर देंगे, फायर कर देंगे, यानी कि कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तो फायर का मतलब होता है नौकरी से बाहर निकाल देना। ठीक।
तो है क्या दोस्तों कि अभी तक जिन कंपनियों में 100 से कम मजदूर काम करते हैं तो वहाँ तो ये कार्य चलता है बड़े आसानी से, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है तो बाहर निकाल देता है। लेकिन 100 से ज़्यादा मजदूर हो जाने पर वहाँ पर वो ऐसा कार्य आसानी से नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिर अगर वो किसी व्यक्ति को निकालता है बिना किसी कारण के, या कि फिर ज़्यादा व्यक्तियों को बिना सरकार की अनुमति के निकालता है, तो क्या है कि उस पर केस हो सकता है, ठीक। लेकिन अब अगर उस सीमा को बढ़ा के 500 कर दिया जाता है तो जाहिर तौर पे बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनमें कि 300-400 लोग काम करते हैं, तो उनको भी ये सुविधा हो जाएगी कि वो अपने मन मुताबिक जितने लोगों को चाहें जब चाहें नौकरी से निकाल दें, या जिसको चाहें उसको भर्ती कर लें, ठीक। तो है क्या कि इससे उनकी जो स्वेच्छाधारता है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे मजदूरों और कर्मियों का शोषण होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी तक इसको नहीं किया गया था, लेकिन अभी क्या है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, यानी मंत्रियों का एक समूह जिसको कि अरुण जेटली जी नेतृत्व में करते हैं जिसका, तो उसकी एक मीटिंग होनी है, तो वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाना है। तो पहली बात तो ये बता दूँ कि ये सीधे श्रम मंत्रालय लेबर मिनिस्ट्री इसको नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी कि एक अधिनियम के अनुसार 100 की सीमा तय की गई है। तो अगर इसको बदलना है, बढ़ा करके 500 करना है, तो इस एक्ट में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब सरकार उसकी इजाज़त देगी, जब मंत्रिमंडल उसकी इजाज़त दे देगा, ठीक। तो इसको संसद में पेश किया जाएगा, फिर वहाँ पे ये संशोधित होगा और उसको बढ़ा के 500 किया जाएगा। तो उसके पहले इस पूरी चर्चा परिचर्चा होनी आवश्यक है। तो ये कहा जा रहा है श्रम मंत्रालय की तरफ से कि इस मसौदे को अब आगे चल के उठाया जाएगा वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, और वहाँ पर आगे देखा जाएगा कि इस पर सहमति बनती है या नहीं बनती है। तो अगली खबर है दोस्तों, दिल्ली टू अलाउ ढाका यूज़ ऑफ बॉर्डर रोड्स, यानी कि दिल्ली ढाका को सीमाई सड़कें उपयोग करने के लिए अनुमति देगा। तो अब है क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि बांग्लादेश का वो इलाका, वो सीमावर्ती इलाका जो हमारे त्रिपुरा और मिजोरम से लगता है, तो उसे चिटगांव का इलाका कहते हैं, ठीक। तो अंग्रेजी में उसकी जो स्पेलिंग है तो चिटागोंग पढ़ते हैं लोग, लेकिन हिंदी में उसे चिटगांव पढ़ते हैं, ठीक। तो है क्या कि जो चिटगांव का इलाका है, तो बता दूं कि चिटगांव का जो पूर्वी इलाका है तो ये बहुत ज़्यादा पर्वतीय इलाका है, ठीक। और पर्वतीय इलाका होने की वजह से ये सुगम नहीं है, अर्थात यहाँ पर जाना, यहाँ पे सड़कें बनाना इत्यादि बड़ा कठिन काम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ पर सेना की कुछ चेक पोस्ट बनाना चाहती है, लेकिन चूंकि जब सड़क ही नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर आने जाने के लिए चेक पोस्ट बनाने के लिए, और फिर लगातार जब चेक पोस्ट बन जाएगी तो गश्त यानी पेट्रोलिंग के लिए सड़क की तो आवश्यकता पड़ेगी। पर जब वो सड़क ही नहीं होगी वहाँ पर, तो ये सारी चेक पोस्ट ही वहाँ पे नहीं बन पाएंगी, तो आगे का काम तो होना बिल्कुल असंभव ही हो जाएगा। तो ये चेक पोस्ट अथवा आउटपोस्ट वहाँ पर बनाने के लिए भारत ने ये कहा है कि आप भारतीय सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन इलाकों में क्या है कि वो जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय सड़कें उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि भारत ने उन पहाड़ी इलाकों में सड़कें बनाई हुई हैं अपनी सीमा में। तो है क्या कि मिज़ोरम और त्रिपुरा के वो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सड़कें बनी हुई हैं, तो उनको बीएसएफ आमतौर पे क्या करता है, देखता है। और ये है कि अब अगर बीएसएफ मतलब कि सरकार अलाउ कर देती है, तो बीएसएफ को वहाँ पर बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड टीम है, तो उसको वहाँ पर सिक्योरिटी, वो सड़क का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देनी पड़ेगी, और उसके बाद वो लोग उन सड़कों का इस्तेमाल करके वहाँ पे क्या बना लेंगे, अपनी आउटपोस्ट बना लेंगे, ठीक। अब है क्या दोस्तों कि भारत ये इजाज़त क्यों दे रहा है, आपने सोचा होगा भारत ये इजाज़त इसलिए दे रहा है क्योंकि होता क्या है कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे विद्रोही संगठन खड़े हुए हैं। अब वो विद्रोही संगठन जो हैं तो कई सारे राज्यों से अपने ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन है क्या कि जब वो घटनाएं करते हैं तो या तो कई बार वो म्यांमार भाग जाते हैं उधर से, या तो कई बार वो बांग्लादेश भाग जाते हैं। अब चूंकि जो भारतीय सेना है तो म्यांमार या बांग्लादेश में जाकर के कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, तो वो उनके लिए सुरक्षित ठिकाने साबित होते हैं। तो बार बार भारतीय जो भारत की सरकार है, तो वो बांग्लादेश की सरकार को एक लिस्ट बना के देती रहती है कि हमारे ऐसे ऐसे आदमी आपके पर्वतीय इलाकों में छुपे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या करती है कि कई बार बांग्लादेश की सेना ने घुस करके उन आतंकियों या विद्रोहियों को पकड़ा है और उनके कैंपों को नष्ट किया है। लेकिन चूंकि क्या है कि वो इलाके बड़े दुर्गम हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेश वाले अपनी स्थायी आउटपोस्ट नहीं बना पा रहे थे।
तो भारत ने कहा कि आप ये हमारी सड़कों का इस्तेमाल करके अपनी आउटपोस्ट बना लीजिए, क्योंकि इससे जो लाभ होगा भारत का ही होगा, क्योंकि भारत से जो घटनाएं करके लोग बांग्लादेश भागते हैं तो अब उन पे निगरानी की जा सकेगी और उनको वहाँ पे पकड़ा भी आसानी से जा सकेगा। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि इंडिया बिल्डिंग अ सुपर कंप्यूटर जगरनॉट, यानी कि भारत जो है तो एक विशालकाय सुपर कंप्यूटर बना रहा है। तो है क्या, जगरनॉट का मतलब होता है विशालकाय, तो विशालकाय रथ, विशालकाय वाहन या कोई भी चीज़ जो विशालकाय हो तो उसे जगरनॉट बोलते हैं। ठीक, तो है क्या कि आपको बता दूं कि इस समय जो भारत के सुपर कंप्यूटर हैं तो वो हमारे टॉप 100 की श्रेणी में नहीं है, अर्थात विश्व के सुपर कंप्यूटरों की जो टॉप 100 श्रेणी होती है उसमें तो वो नहीं है। तो वो टॉप 200 या टॉप 300 पे कहीं पर हैं, लेकिन टॉप 100 में कहीं नहीं है। और टॉप 10 की तो बात ही बहुत दूर है कि जब टॉप 100 भी नहीं है तो टॉप 10 में कहाँ से आएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो नया सुपर कंप्यूटर बनेगा तो ये टॉप 10 में होगा, यानी कि जो सुपर कंप्यूटरों की गणना की रफ्तार होती है, जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है, तो माना जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन 10 पेटाफ्लॉप के बराबर होगी। तो दोस्तों जो पेटाफ्लॉप होता है तो एक पेटाफ्लॉप होता है 10 की घात 15 गणना प्रति सेकंड। ठीक, तो अगर 10 पेटाफ्लॉप है तो मतलब कि 10 गुणे 10 की घात 15 पेटाफ्लॉप पर गणनाएं प्रति सेकंड। तो अब जब इतनी रफ्तार होगी किसी भी कंप्यूटर की तो जाहिर तौर पे वो एक उच्च श्रेणी का सुपर कंप्यूटर कहलाएगा। अब है क्या दोस्तों कि ऐसा माना जा रहा है कि ये आगे चल के हो सकता है कि दुनिया के टॉप 10 सुपर कंप्यूटरों में शुमार हो जाए। तो आपको बता दूं कि भारत ने 1990 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाने के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन अभी तक मात्र सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब भारत का कोई एक सुपर कंप्यूटर टॉप 10 में रहा हो। ठीक, तो 2007 में EKA नाम का एक सुपर कंप्यूटर था जिसे कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज ने बनाया था, जो कि टाटा ग्रुप का ही एक संगठन है। तो उसको 2007 में टॉप 10 में एंट्री दी गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर के भारत का कोई भी सुपर कंप्यूटर टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया है। हालांकि अभी जो कंप्यूटर हैं तो वो मतलब कि 100, 200, 300 की जो श्रेणी है तो वहाँ पर कहीं पर हैं, अपनी जगह बनाए हुए हैं, लेकिन टॉप 100 में वो कहीं पर भी नहीं है। तो है क्या दोस्तों कि जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से तो इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका उपयोग संयुक्त रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ठीक, तो इन दोनों के द्वारा इसका जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा होगा कि कॉलेज के और अन्य प्रकार से शोध करने वाले संस्थानों को इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने की इजाज़त होगी। और वो इसमें किस किस चीज़ की मतलब शोध कर सकेंगे, तो वो वेदर मॉडलिंग यानी कि मौसम की मॉडलिंग से लेकर के वो प्रोटीन के फोल्डिंग यानी प्रोटीन किस प्रकार से आणविक तौर पे मुड़ते हैं, इन सारी चीज़ों की जो शोध है वो इसके माध्यम से कर सकेंगे। क्योंकि ये जो सारे जो कार्य हैं शोध के तो ये बहुत ज़्यादा गणनात्मक कार्य, बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल वर्क होता है इनमें, तो इनको करने के लिए सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो अभी तक तो नहीं मिल पाते थे आसानी से भारतीय शोधकर्ताओं को सुपर कंप्यूटर इन कामों के लिए, लेकिन अब मिल पाएंगे। तो दोस्तों है क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है 400 करोड़ सैंक्शन, यानी कि इस कार्य के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार के द्वारा। और यहाँ पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होगा वो होगा मानसून फोरकास्टिंग में, यानी कि मानसून के पूर्वानुमान में। और उसके लिए क्या करेगा, एक डायनामिक मॉडल का इस्तेमाल करेगा। तो वहाँ पर वो मॉडल कैसे काम करेगा, तो मैंने आपको सिमुलेशन के संबंध में पहले ही बताया है कि इसमें क्या किया जाएगा कि एक आभासी मौसम तैयार किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मार्च में एक आभासी मौसम जो कि बाहर के वातावरण में है वैसा ही वातावरण कंप्यूटर में उत्पन्न किया जाएगा, और कंप्यूटर अपनी गणनाएं करके पुराने डाटा का उपयोग करके कि जब उस प्रकार का मौसम होता है, तापमान वैसा होता है, तो हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, बादल किस प्रकार से बनते हैं, ठीक, और आगे चल के जो वर्ष भर का तापक्रम होता है, तो आगे 2-3 महीनों का जो तापक्रम होता है किस प्रकार से परिवर्तित होता है, तो उसका मानसून में क्या असर पड़ता है, अल नीनो से संबंधित जो डाटा होते हैं, तो ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर में भर दिए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर अपने से उन संबंध में गणनाएं करके ये बता देता है कि आने वाले 3 महीनों में जून, जुलाई या अगस्त या सितंबर में आगे चल के कितनी वर्षा होने वाली है। तो है क्या कि आम तौर पे इस बात का अंदाज़ा खुद से लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये
स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का कार्य होता है और ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो आमतौर पे तो खुद के लिए किसी व्यक्ति का इतना गणना कर पाना संभव नहीं है, पर सुपर कंप्यूटर इसे कर लेता है। तो अगली खबर ये है कि सर्वे फॉर त्रिपुरा रेल लाइन गेट्स नॉट, यानी कि त्रिपुरा में एक रेल लाइन बनाने के लिए जो सर्वेक्षण होने वाला था उसको अनुमति मिल गई। तो पहले बता दूं कि जब कोई भी सड़क बननी होती है या रेल मार्ग या सुरंग या कुछ भी बननी होती है तो सबसे पहले उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि किस प्रकार से बनाई जाए। जब सर्वेक्षण वहाँ पे अच्छे से हो जाता है और उस बात को वेरीफाई कर देता है कि हाँ यहाँ पर जो सड़क है वो बन सकती है, रेल मार्ग बन सकता है, तभी वहाँ पर जा कर के उन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो ठीक, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि भारत में रेलवे की कई सारी डिवीज़न हैं। तो जैसे उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, ठीक, दुनिया भर की। तो उनमें से एक डिवीज़न है, उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे यानी कि NFR। ठीक, तो है क्या कि अब NFR को भारतीय रेल मंत्रालय से एक अनुमति प्राप्त हो गई है कि वो वहाँ पर एक सर्वे करवा सकेगा। तो 43 लाख रुपए उसको दिए गए हैं। तो वहाँ पे वो उत्तरी त्रिपुरा से दक्षिण त्रिपुरा को जोड़ने वाली एक रेल लाइन को वहाँ पे सर्वे करने के लिए उसे इजाज़त प्राप्त हुई है। तो अब वो सर्वे करेगा और फिर उसकी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को देगा। दोस्तों यहाँ एक नाम आ रहा है संस्थान का, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है। तो आमतौर पे ये क्या करता है कि देश में जो भूकंप संबंधी अध्ययन है तो वो यही करता है और भूकंप संबंधी जो डेटा है तो वो यही अपने पास इकट्ठे रखता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनफेयर टू सी योगा एज सेट ऑफ एक्सरसाइज प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग को केवल कुछ आसनों की तरह या कुछ व्यायाम की तरह देखना ही अनुचित होगा। तो उनका ये कहना था कि जो योग है तो दरअसल पे एक वृहद प्रक्रिया है और वो सिर्फ आसनों से या कि व्यायाम से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये आसन या व्यायाम तो सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। ठीक, तो उन्होंने ये कहा कि जो योग है तो ये व्यक्ति को नेचर की यानी प्रकृति की और ज़्यादा निकट ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो योग है तो उसे करने से व्यक्ति के भीतर शांति उत्पन्न होती है, जिसकी मदद से व्यक्ति जो है तो प्रकृति के साथ समन्वय और प्रेम से रह पाता है। तो है क्या कि वो सारी बातें तो महत्वपूर्ण है ही, योग के बारे में आप अक्सर पढ़ते ही होंगे, जानते भी होंगे। यहाँ पे एक अन्य जो खबर है वो ये है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी शिव की मूर्ति बनाई गई है, जो कि कहाँ बनाई गई है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक, और किसने बनाई है, ईश योग सेंटर ने। तो आपने बाबा जग्गी वासुदेव का नाम सुना होगा, जिनको कि इस वर्ष पद्म विभूषण भी मिला है। तो उनके ही आश्रम के नेतृत्व में ये बनाई गई है मूर्ति, 112 फुट की मूर्ति है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में PCS वगैरह में कहीं पर आ जाए। ठीक, कि अभी कहाँ पर सबसे बड़ी शिव की मूर्ति बनाई गई। तो पहली बात आपको बता दूं कि शिव के भी कई स्वरूप हैं। तो जैसे कि आपने शिव का एक नटराज स्वरूप देखा होगा, तो वैसे ही एक शिव का स्वरूप है आदि योगी। तो ये आदि योगी स्वरूप की मूर्ति है। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो जो मूर्ति बनाई गई है तो किस स्वरूप की मूर्ति है, तो आदि योगी स्वरूप की मूर्ति है। तो आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कृष्ण की भी ऐसी कई प्रकार की मूर्तियाँ हैं जो कि विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में है। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध की भी कई ऐसी मूर्तियां हैं जो कि विभिन्न मुद्राओं में हैं और हर मुद्रा का अलग अलग अर्थ होता है और वो अलग अलग कारणों से वैसी मुद्रा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो वो सब आपको आर्ट एंड कल्चर की किताब में यानी कि कला संस्कृति किताब में जा कर के देखना है कि वो अलग अलग मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं, चाहे शिव की हों, चाहे कृष्ण की हों, चाहे बुद्ध की हों, और महावीर की भी ऐसी कई सारी मुद्राएं हैं। तो इन सबको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि UPSC में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है जो कि मुद्राओं से संबंधित होगा। और हालांकि योग के संबंध में बता दूं कि योग के कुल 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक, तो जो आसन है या व्यायाम है तो वो सिर्फ योग का एक अंग है। ठीक, अगर आप उसमें प्राणायाम भी जोड़ लें तो वो कुल मिला के योग के 2 अंग होंगे, फिर भी 6 अंग बच जाते हैं। तो योग को सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं मान लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि योग में क्या होता है कि पहले तो यम नियम होता है, फिर आप आसन प्राणायाम में पहुंचते हैं। तो यम नियम तो यूजुअली लोग करते नहीं, सीधे आसन प्राणायाम में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, यानी कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ नहीं जाते हैं। तो है क्या कि योग का जो पूरा कंसेप्ट है, जो योग का पूरा दर्शन है, तो वो 8 अंगों के पूरा हुए बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही योग कहना उचित नहीं होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि VX नर्व एजेंट किल्ड किम जोंग नाम, यानी कि किम जोंग नाम की जो हत्या की गई थी तो VX नर्व एजेंट नाम के एक रासायनिक जहरीले पदार्थ से की गई थी। अब दोस्तों ये नर्व एजेंट क्या होता है? तो नर्व का मतलब होता है तंत्रिकाएं, यानी कि हमारे शरीर का ऐसा तंत्र, वो नसें जो कि क्या करती हैं, संदेशों को शरीर के अन्य स्थानों से मस्तिष्क तक ले जाती हैं, मस्तिष्क से संदेशों को अन्य स्थानों तक ले जाती हैं। तो जो नर्व एजेंट होते हैं तो यही करते हैं कि शरीर को अचानक से लकवाग्रस्त कर देते हैं और उसके शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं उनको रोक करके उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं। तो अब हुआ क्या है कि किम जोंग नाम की जो हत्या की गई है तो माना क्या जा रहा है कि अब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ ही गया है कि वो किससे की गई है, इस VX एजेंट से की गई है। तो जो VX एजेंट है तो इसको काफ़ी पहले 1950 के ज़माने में UK के द्वारा बनाया गया था और बाद में इसको यूएस को बताया भी गया था कि इसका ये फॉर्मूला है, तो शायद US ने भी इसे बनाया था। और उसके बाद फिर US ने इसका एक बहुत बड़ा भंडार इकट्ठा कर लिया था और फिर बाद में शायद कुछ दिनों बाद इन्होंने इसको नष्ट भी किया था। तो हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिहाज से तो नहीं है, फिर भी आपको जान लेना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बहुत कि ये किस प्रकार का जहर होता है। ये बहुत ज़्यादा विषैला होता है और ये नर्व टॉक्सिक होता है, ठीक, जो कि तंत्रिकाओं को क्या कर देता है, फिल कर देता है। और साथ ही साथ ये टेस्टलेस एंड ओडरलेस, तो यानी कि स्वादहीन और गंधहीन द्रव होता है। और इसका जो रंग होता है वो एम्बर की भांति होता है और इसका उपयोग रासायनिक युद्धों में किया जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने इसको बनवा के अपने पास रखा हुआ था। अब था कि नहीं था वो अलग बात है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है C11H26NO2PS, ठीक। तो फॉर्मूले से सब कुछ नहीं पता चलता है, इसका आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो रसायन शास्त्र के जो छात्र होंगे तो इसको बस समझते होंगे कि एक ही फॉर्मूले के अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग संरचनाएं हो सकती हैं, ठीक। और खासकर कार्बनिक रसायन में तो ऐसा होता ही रहता है, तो समावयवी होते रहते हैं। तो है क्या कि आपको बहुत जानने की आवश्यकता तो नहीं है, खाली आप अगर इसको रट भी लेंगे इसके फॉर्मूले को तो कहीं अगर पूछता है तो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई देखना चाहे, अगर किसी को केमिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है तो वो देखना चाहे तो इंटरनेट में इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकता है। और इसका जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 298 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर इसके जहरीलेपन की बात की जाए तो इसकी मात्रा अगर 10 मिलीग्राम की मात्रा को किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से में, यानी उसकी स्किन या त्वचा के किसी भी हिस्से में रगड़ दिया जाए तो 1 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचिए कि 1 ग्राम का जो 100वां हिस्सा होता है तो उसे 10 मिलीग्राम कहते हैं, यानी 1 ग्राम आप सोचिए कितना कम होता है। अब 1 ग्राम का भी अगर आप 100वां हिस्सा ले लीजिए तो वो कितना ज़्यादा कम होगा। अब इतनी कम मात्रा को भी अगर आप किसी व्यक्ति के शरीर में रगड़ दें तो क्या होगा कि 1 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सोचिए कि इंजेक्शन से भी अंदर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको खिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र उसके शरीर में रगड़ दीजिए तो जो त्वचा में जो कोशिकांग होते हैं, वो चूषकांग होते हैं, जो सकिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वहीं से ये क्या होगा कि शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और 1 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यानी कि ये बहुत खतरनाक रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगली खबर है कि बलूच लीडर सेज ही विल सीक इंडियाज हेल्प, यानी कि बलूच नेता ने कहा है कि वो भारत की मदद लेंगे। तो एक बलूच नेता है, उनका नाम है आमिर अहमद सुलेमान दाऊद, ठीक। तो किस नाम से जाने जाते हैं आमतौर पे? वो हिज हाइनेस यानी कि जनाब खान के नाम से, हिज हाइनेस द खान, जनाब खान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है कि इनके जो पूर्वज थे तो ये कलात नाम की एक स्टेट, कलात नाम का एक रियासत हुआ करता था, वहाँ के राजा महाराजा थे। और बाद में क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने कलात पे कब्जा कर लिया था। हालांकि उस ज़माने भारत ने भी कई रियासतों पे कब्जा किया था, तो जैसे कि हैदराबाद की रियासत, त्रावणकोर की रियासत, जूनागढ़ की रियासत। तो वैसे ही क्या किया था कि पाकिस्तान ने भी वहाँ पर कलात की रियासत में कब्जा कर लिया था। तो कलात की रियासत वहीं पर थी जहाँ पे आज का बलूचिस्तान है। तो आज का पूरा बलूचिस्तान तो काफ़ी बड़ा है, कलात की रियासत जो थी तो बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्र में थी, ठीक। पूरा बलूचिस्तान कलात नहीं था, फिर भी एक बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा कलात में था। तो कलात के लोग हमेशा ये कहते रहे, खासकर वहाँ पे जो नवाब थे वो कहते थे कि हमारे साथ जाती हुई है, हमारे ऊपर कब्जा किया गया है। और फिर आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष क्या हुआ था कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने अपनी कुछ बातें जाहिर की थी, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे बलूचिस्तान से लोगों ने आभार प्रकट किया है और धन्यवाद दिया है। तो पाकिस्तान ने इसकी आलोचना की थी और ये कहा था
कि प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो बलोच आतंकवादी हैं तो भारत के प्रधानमंत्री उनको समर्थन और संरक्षण देते हैं और उनको पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भड़काते हैं। तो है क्या दोस्तों कि ये दरअसल पे एक इस प्रकार का मामला बनता जा रहा है कि भारत ये चाहता है कि अगर कश्मीर में लगातार पाकिस्तान इस तरीके की इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेगा, इस तरीके के आतंकवाद का समर्थन करेगा, तो भारत भी बलूचिस्तान में जो ऐसा तबका है जो कि वहाँ असंतुष्ट है सरकार से और बलूचिस्तान को अलग देश बनाना चाहता है, भारत उनका मदद करके, उनका समर्थन करके हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहे। तो एक तरीके से हो सकता है कि भारत दबाव बनाना चाहता है पाकिस्तान पे कि अगर आप कश्मीर में अपनी गतिविधियां नहीं रोकेंगे तो हम बलूचिस्तान में अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। तो अब देखिए ये आगे चल के क्या होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये जो वक्तव्य था तो इससे लोगों ने अपनी तरफ से यही एक अंदाज़ा निकाला था। लेकिन अगर आपसे कभी भी कोई इंटरव्यू में पूछे तो आपको क्या कहना है? आपको बिल्कुल नहीं कहना है कि भारत का बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में कोई हाथ है। आपको कहना है कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का कोई ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि दोस्तों डिप्लोमेसी यही होती है कि आप जानते तो सच हैं लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, ठीक। तो डिप्लोमेसी का मतलब ही यही होता है कि आपको स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं कहना है, यानी कि जो चीज़ स्पष्ट आप जानते भी हैं तो उसको भी अस्पष्ट रूप से आपको वहाँ पे व्याख्या करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे कहीं पर भी या तो मेंस में सवाल या इंटरव्यू में कोई पूछे तो ऐसा कहना है कि भारत का बलूचिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है कि वो वहाँ पे कौन सी गतिविधि करते हैं। भारत सिर्फ एक सैद्धांतिक सपोर्ट उनको दे रहा है, यानी एक सैद्धांतिक समर्थन दे रहा है, वहाँ पर इंसर्जेंसी के लिए पैसा या हथियार उपलब्ध नहीं करा रहा है, ठीक। अब ये कितनी सच्चाई है कि भारत पैसा हथियार उपलब्ध कराता है कि नहीं, वो आपसे उसका लेना देना नहीं है, वो तो भारत की सरकार जाने, वो तो अजीत डोभाल जाने, ठीक। आपको उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट अदर्स विल हेल्प अस, यानी कि उन जो बलूच नेता दाऊद साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का भरोसा है कि जो बहुत सारे देश हैं तो वो हमारी मदद करेंगे। तो देखिए क्या होगा आगे चल के। तो दोस्तों अगली खबर ये है कि विंड टैरिफ्स एट अ लो ऑफ 3.46 पर यूनिट, यानी कि जो विंड टैरिफ हैं वो अत्यंत कम कीमत पर यानी 3.46 प्रति यूनिट पर तय हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक रीवा के प्लांट के बारे में बताया था जो कि सोलर पावर प्लांट था, और अब यहाँ पर एक विंड प्लांट यानी कि वायु पवन चक्कियों द्वारा ऊर्जा विद्युत निर्मित करने का जो एक प्लांट लगाया जाना है तो उसके संबंध में नीलामी हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उस नीलामी और इस नीलामी में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है कि जो रीवा वाली नीलामी थी तो वो एक रिवर्स ऑक्शन था, ठीक। ये वाला जो नीलामी है तो ये एक सीधा एक फॉरवर्ड ऑक्शन है। तो इस वाली नीलामी में क्या किया गया है कि सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जो न्यूनतम कीमत पर पवन ऊर्जा या पवन से बनने वाली बिजली को बेचेगा उसे हम ये क्या करेंगे, ये ठेका देंगे इसको बनाने का। तो है क्या कि जो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है यानी कि नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, तो उसके द्वारा ये एक बिडिंग करवाई गई थी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर ऊर्जा निर्मित होगी, बिजली निर्मित होगी तो कितनी होगी कैपेसिटी 1 गीगावाट, यानी कि 250 मेगावाट के इसमें 4 प्लांट लगाए जाएंगे। तो दोस्तों 1 गीगावाट कितना होता है, वो 1000 मेगावाट के बराबर होता है, यानी 250 मेगावाट के 4 जो प्लांट होंगे तो 1 गीगावाट के बराबर होंगे। तो यहाँ पर इन कंपनियों ने 4 कंपनियों ने जिन्होंने ठेका प्राप्त किया है उन्होंने ये कहा है कि 3.46 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वो बिजली क्या करेंगे कि उन राज्यों के विद्युत विभागों को बेचेंगे जहां पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। तो इनको एक सहूलियत ये दी गई थी कि अगर ये यहाँ पर कम कीमत पर ठेका लेते हैं, यानी कि कम कीमत पर अगर वो टैरिफ लेते हैं तो उनको जिस राज्य में भी वो चाहेंगे कि सूटेबल है वहाँ पर पवन ऊर्जा बनाना, उस राज्य में उनको ज़मीन दे दी जाएगी अपना ये प्लांट लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये बता दूं कि इस सारे प्लांट को लगाने का खर्चा भी इन्हीं कंपनियों को उठाना होगा, ठीक। और इस कंपनी को प्लांट लगाने के बाद इनको चलाने के लिए, इनको मेंटेनेंस के लिए भी जो कार्य करना है, खर्चा करना है तो खुद से ही करना है।
लेकिन उसके बावजूद भी, ये सारा काम करने के बावजूद भी उनको बिजली कितने रुपए प्रति यूनिट बेचनी पड़ेगी? 3.46 रुपये प्रति यूनिट, यानी कि बहुत कम इनको लाभ होने वाला है। तो कोई कंपनी इतने कम लाभ में कैसे कार्य कर पाएगी, ये तो भविष्य में ही देखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हार्ड फॉर्ड ऑक्शन, यानी कि ऐसी नीलामी जिसमें कि जो सभी के सभी खिलाड़ी थे तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन कितनी कम कीमत में बिजली बेचेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो अब भारतीय कंपनियां हैं तो वो इस कॉम्पिटिटिवनेस यानी इस प्रतिस्पर्धा में आ गई हैं कि वो कम से कम कीमत पर भी बिजली उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो रही हैं। यानी कि अभी तक ये देखा जाता था कि कंपनियां जो थीं तो इस बात से भयभीत रहती थीं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जितने के लिए अपनी बिडिंग कर दें तो घाटा हमको हो जाए, कि हमारा खर्चा ज़्यादा होने लगे और हमारी आमदनी कम हो। क्योंकि अगर बहुत कम कीमत पे बिजली बेचेंगे तो हो सकता है कि प्लांट लगाने में या उसका मेंटेनेंस करने में ही हमको ज़्यादा खर्चा भरना पड़ जाए और उससे हमारा जो या तो लाभ बहुत कम हो जाए या कि उल्टा ऐसा हो कि घाटा होने लगे। लेकिन अगर कोई कंपनी इस स्तर पे आकर के भी लाभ कमाती है तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा दक्ष या एफिशिएंट कंपनी होगी कि वो इतनी कम कीमत पे बिजली बेच रही है, उस पे भी लाभ कमा रही है। यानी उसके कार्य करने का जो तरीका है तो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, तभी वो ऐसा कर पा रही है। और अगर भारतीय कंपनियां ऐसा कर रही हैं तो कितनी अच्छी बात है कि अभी तक हम जिस चीज़ की उम्मीद विदेशी कंपनियों से करते थे, जिस दक्षता की उम्मीद विदेशी कंपनियों से करते थे, तो वो उम्मीद हम भारतीय कंपनियों से भी अब करने लगे हैं क्योंकि वो ऐसा परफॉर्म भी कर रही हैं। साथ ही जो पीयूष गोयल हैं जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि सोलर कॉस्ट रिडक्शन बिलो 3 पर यूनिट, यानी कि 3 रुपये प्रति यूनिट से भी कम की सोलर कॉस्ट रिडक्शन और साथ ही साथ 3.46 रुपये प्रति यूनिट की अभी वायु ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की जो दर है, तो उससे ये बात साफ होती है कि भारत जो है तो एक हरित भविष्य यानी कि ग्रीन फ्यूचर का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि जो इकरा है तो इकरा के वाइस प्रेसिडेंट गिरीश कदम ने इसके बारे में फिर से सवाल उठाया है। तो इकरा ने तब भी सवाल उठाया था जब सोलर पावर प्लांट में बहुत कम कीमत पे बिडिंग हुई थी। तो यहाँ पर इकरा का ये कहना है कि हालांकि फिर भी जो बहुत कम कीमतें हैं तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकते हैं, बड़ी समस्या साबित हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसका ठेका लिया है। क्योंकि इसके लिए अब उनको सबसे ज़्यादा चीज़ जो निश्चित करनी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वो है कम लागत। यानी कि अगर लागत कम नहीं होगी तो जाहिर तौर पे इन कंपनियों को घाटा लगने वाला है। तो दोस्तों इकरा के बारे में बता दूं कि इकरा एक प्रकार की कैसी है, ये एक प्रकार की आर्थिक विश्लेषक है जो कि देश में होने वाले किसी भी जो आर्थिक गतिविधियां हैं तो या कंपनी वगैरह जो खुलती हैं तो उनके संबंध में बताती है कि इनका क्या रेटिंग है और ये किस प्रकार से काम कर रही हैं। यानी कि उसका ये होता है मकसद कि वो जो निवेशक जो वहाँ पे निवेश करना चाहते हैं तो उनको इस बात की जानकारी रहे कि जो कंपनियों में पैसा लगाने वाले हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी और उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी यानी कि आर्थिक व्यवहार्यता कितनी होगी। तो इकरा हर चीज़ पे अपना कुछ ना कुछ व्यू देती रहती है। तो ये कहना है कि प्रथम दृष्टया जो व्यवहार्यता होगी इन प्लांट्स की, इन संयंत्रों की, तो वो प्लांट लोड फैक्टर पर, जो कि एक विद्युत इंजीनियरिंग संबंधित चीज़ है, उस पर निर्भर करेगी। दूसरा कैपिटल कॉस्ट यानी कि इन पे कितनी पूंजी लगती है उस पर निर्भर करेगी। और तीसरा गेटिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट एट कम्पिटिटिव रेट्स, यानी कि कम कीमतों पर, कम ब्याज दरों पर लंबे वक्त के लिए जो लोन मिलते हैं उन पर निर्भर करेगी। यानी कि इनका ये कहना है कि अगर ये इन प्लांटों को लोन लेकर के लगाते हैं और उन लोन की जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो इनको इतना लाभ ही नहीं होने वाला है कि उन ब्याज दरों पे अपनी किस्तें भर करके ये वहाँ कुछ लाभ कमा पाएंगे। यानी इकरा का ये कहना है कि हो सकता है कि अगर इनको कॉम्पिटिटिव रेट्स यानी कि कम कीमतों पर लोन नहीं मिलता है तो इनको आगे चल के घाटा ही होने वाला है, क्योंकि शायद इन कंपनियों के पास पहले से इतना पैसा अभी नहीं होगा कि वो इन सारे प्लांट्स को अपने ही पैसे पे बना पाएँ। तो लोन तो उनका लेना ही पड़ेगा और लोन लेना पड़ेगा तो जाहिर तौर पे अगर ब्याज दर ज़्यादा हुई तो ये घाटे में जा सकती हैं कंपनियाँ। तो देखिए इस पे क्या होता है, लेकिन आपको ये ज़रूरी होता है कि हर चीज़ के बारे में आप जानें कि किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष हैं कुछ, तो कुछ नकारात्मक पक्ष या कुछ चुनौतियाँ भी उसमें होती हैं। तो सिर्फ सकारात्मक पक्ष किसी चीज़ का जानना ही उचित नहीं होता है कि अगर आपने पढ़ लिया कि अरे वाह इतनी कम कीमत पर बिजली मिल रही है तो सिर्फ सकारात्मक पक्ष ही जानना महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके नकारात्मक या चुनौतीपूर्ण पक्षों को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में आपको हर चीज़ बैलेंस लेके चलनी पड़ती है।
तो दोस्तों यहाँ एक संस्थान का नाम आ रहा है IFCI, तो उसका नाम है द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ठीक, तो IFCI जो है तो इसके कई सारी शाखाएं भी, मतलब कि कई अंग भी हैं, यानी कई लेटरल कंपनीज़ भी हैं जो कि इसी के अंडर में काम करती हैं। तो IFCI का ये कहना है कि अब हम अपना जो पूरा का पूरा ध्यान है तो अपने कोर सेक्टर यानी कि अपने मुख्य कार्य पर ही देंगे, और हमने जो अन्य छोटी छोटी अपनी सहायक कंपनियां खोली हुई थी तो अब उनका क्या कर देंगे, हम विनिवेश कर देंगे, यानी कि उनके जो शेयर वगैरह हैं तो उनको हम बेच देंगे। तो इससे क्या है कि अब हम सिर्फ अपनी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है, कोर बिजनेस एक्टिविटी है, सिर्फ उसी पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं तो अब हम उनको छोड़ देंगे। और इसके पहले उन्होंने ये किया था कि उनकी एक जो एसोसिएट फर्म थी हार्डिकॉन, तो उसके भी 45% जो अंश थे तो उन्होंने वो बेच दिए थे। क्यों? क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का वो बोझ खुद लें, वो चाहते हैं कि अब ये सब कुछ प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए उसकी पार्श्व कंपनियों का, जिससे कि वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कोर कार्य में लगा सकें। तो अगली खबर ये है कि बैड बैंक टू हेल्प स्पीड अप स्ट्रेट एसेट रेजोल्यूशन फिच। तो दोस्तों फिच जो है तो वो भी एक प्रकार की ऐसी कंपनी है जैसे कि इकरा, यानी कि रेटिंग कंपनी है। तो उसने कहा है कि जो बैड बैंक होगा तो जो स्ट्रेस्ड असेट हैं, यानी कि ऐसे परिसंपत्तियां जो कि NPA बन चुके हैं, तो उनको निपटाने या उनको सुलझाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर सकेगा। तो ये कहा जा रहा है कि द क्रिएशन ऑफ बैड बैंक विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेट, यानी कि एक बैड बैंक का जो निर्माण है तो इस प्रकार के स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों को निपटाने में, उनको सुलझाने में बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी बहुत आवश्यकता होगी कि अगर बैंकों को किसी भी प्रकार की पूंजी की कमी हो जाती है, यानी कि कैपिटल शॉर्टफॉल हो जाता है, तो वो कैपिटल शॉर्टफॉल होने पर उन्हें पूंजी को भी उतना ही सरकार को उन्हें प्रदान करना पड़ेगा, जिससे कि उनके अंदर पूंजी की कमी ना होने पाए। यहाँ पर ये कहा गया है कि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था तो उसमें इस प्रकार का एक बैड बैंक बनाने की बात कही गई। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है फिर से कि ये जो बैड बैंक हैं तो इस तरीके की जो असेट हैं, यानी कि जो स्ट्रेस्ड असेट हैं, तो उनको निपटाने के लिए तो बहुत मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसको बहुत सारी लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि बहुत सारी निर्माणात्मक समस्याओं से, और साथ ही साथ जो बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन की समस्या है उससे भी निपटना पड़ेगा, और साथ ही साथ आगे चल के जो कैपिटल शॉर्टफॉल की समस्या है तो उससे भी निपटना पड़ेगा। तो ये सारा जब आप सुन करके बड़े भयभीत हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, तो आपको मैं एक लाइन से सब कुछ बताता हूँ कि ये सब क्या है। तो है क्या दोस्तों कि जो लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो उनका ये मतलब होता है कि बहुत सारे वहाँ पे प्रबंधनात्मक कार्य होते हैं, यानी कि जब आप कोई भी एक कार्य करते हैं तो जैसे कि आप अगर बैड बैंक बनाएंगे तो जो सारा का सारा आपका NPA है तो आपको उस बैड बैंक को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो जो बैड बैंक है तो उसकी अकाउंटिंग में उसको परेशानी आए। क्यों? क्योंकि उसकी जो बैंक की मेन अकाउंटिंग है तो हो सकता है कि बैड बैंक के पास ना आए, और वो जो सिर्फ NPA वाली अकाउंटिंग है तो उनके पास आए, तो हो सकता है कि उनको कुछ अपनी लाभ हानि इत्यादि के संदर्भ में गणना करने में दिक्कतें हैं। तो कुछ ऐसी लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जो कि और गहरी हो सकती हैं, तो आप इंटरनेट में और देख लीजिएगा, हालांकि उसकी कोई जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो है कि रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों रिकैपिटलाइजेशन जो शब्द होता है तो उसका बैंक के भीतर दो चीज़ों से बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट। इक्विटी यानी कि जो उसके शेयर हैं वो, और डेट होता है कि जो कर्जा है। तो कोई बैंक कितना कर्जा लिया हुआ है या कितना कर्जा देता है तो दोनों ही उसके रिकैपिटलाइजेशन से संबंध रखते हैं। ठीक, तो है क्या दोस्तों कि आमतौर पे जो बैंकों ने कर्जा दिया हुआ है और जो इक्विटी है, बैंकों के पास कितने शेयर हैं, तो शेयर के बदले कर्ज देना या कि कर्ज के बदले शेयर देना, इन सारी चीज़ों का जो कार्य है वो बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन से संबंधित कार्य कहलाता है। तो उनका ये कहना है कि चूंकि जब ये NPA जो है तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बैड बैंक को, तो इससे आगे चल के बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन को के कार्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये सब क्या है कि थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है, तो कभी मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इतनी आसानी से जिसको इकोनॉमिक्स की पूरी समझ नहीं है तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक आप इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं देखेंगे कि किस तरीके से जो डेट होती है वो इक्विटी में कैसे बदलती है, इक्विटी डेट में कैसे बदलता है, दोनों के बीच किस प्रकार से आपसी हस्तांतरण हो सकता है, तो ये जब आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ये जो पूरा यहाँ लिखा हुआ है ये कोर इकोनॉमिक्स की बात है, तो ये किसी साधारण या सतही इकोनॉमिक्स की बात नहीं है कि जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आखिरी वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सेंट्रलाइज्ड ARC। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो बैड बैंक होगा तो वो ARC यानी कि एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के जैसा होगा। तो इसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये सरल है, समझ में भी आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि किसी भी बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है किसी को, ठीक। अब वो जो कंपनी थी, जैसे कि मान लीजिए कि विजय माल्या को 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब विजय माल्या की जो किंगफिशर कंपनी है वो 100 करोड़ का लोन चुका नहीं पा रही है वापस। अब है क्या कि जो बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया था तो बार बार जाके मांगता है कि भाई पैसा दो पैसा दो, तो वो पैसा तो चुका नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारा 100 करोड़ का लोन NPA हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, यानी कि ऐसा लोन जो कि अब कंपनी चुकाने वाली नहीं है। तो होगा क्या दोस्तों कि जो ये ARC होती है ना, जिसे एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी बोलते हैं, तो ये क्या करती है कि जैसे कि SBI ने जो 100 करोड़ का लोन दिया था किंगफिशर को, तो ये कहती है SBI को जा करके कि ऐसा है, आपको अब ये 100 करोड़ रुपए विजय माल्या से उगाहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप ये जो लोन है हमको बेच दीजिए। तो है क्या कि ये जो लोन है तो 100 करोड़ के बदले 95 करोड़ रुपए दे करके जो ARC कंपनी होगी तो वो लोन SBI से खरीद लेगी, ठीक। अब SBI को तो 95 करोड़ मिल गए, तो उनको अब लेना देना नहीं है कि वो जो किंगफिशर कंपनी है वो लोन चुकाती है कि नहीं चुकाती है, क्योंकि उन्होंने 95 करोड़ रुपए ले लिए हैं ARC से। हालांकि थोड़ा सा घाटा लगता है, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ सही, यानी कि जहाँ पर एक पैसा मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, अगर वहाँ पे 95 करोड़ रुपए मिल गए तो क्या ये कम है? तो SBI तो कहेगा कि बिल्कुल ले लो, हमको तो 95 करोड़ ही दे दो, यहाँ तो एक भी पैसा मिलने की संभावना नहीं है। तो है क्या कि 95 करोड़ दे करके जो SBI है तो लोन को बेच देगा किसको, ARC को। और जब ARC के पास ये लोन आ जाएगा तो बदले में, जैसे कि मान लीजिए कि जो विजय माल्या कंपनी थी किंगफिशर, उसने 50 करोड़ रुपए की कोई एक वहाँ पर जमानत के तौर पे कुछ चीज़ रखी हुई थी। तो है क्या कि पहले भी SBI के पास वो 50 करोड़ की चीज़ तो थी, लेकिन क्या है कि SBI पूरा का पूरा 100 करोड़ चाहता था। तो जब वो 95 करोड़ SBI ले लेगा तो जो 50 करोड़ का जो एसेट रखा हुआ था किंगफिशर ने, तो उसको उसे ARC को देना पड़ेगा, यानी कि ARC ने जो 95 करोड़ रुपए चुकाए तो उसमें उसको 50 करोड़ रुपए की जमानत वाली चीज़ भी मिल गई, और साथ ही साथ अब वो उसे अधिकार भी मिल गया कि वो बाकी बचे हुए पैसे को अब किंगफिशर से वसूल सके। तो वही होता है कि जो ARC होगी तो उसको सारी परिसंपत्तियां भी मिल जाएंगी जिनको गारंटी बना करके लोन लिया गया था, और साथ ही साथ इस बात का अधिकार भी मिल जाएगा कि अब जो गारंटी को के अलावा जो बचा हुआ पैसा है तो उसको वो किस तरीके से वसूल करता है। अब ARC के भी संबंध में बता दूं कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से ही एक ARC बना दे, ठीक। तो ये अगर होगा तो ये लगभग लगभग वैसा ही होगा कि या कि फिर सरकार जो है तो इन NPAs को कम करने के लिए खुद ही इन बैंकों को कुछ पैसा दे दे, या कि फिर अपनी तरफ से एक ARC बना दे। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो होगा प्राइवेट ARC। हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां आएँ जो कि खुद ARC बनने की गुजारिश करें और ये कहें कि आप जो है तो हमको अपना लोन बेच दीजिए, और फिर हम देख लेंगे कि विजय माल्या वो लोन कैसे नहीं चुकाता है या किंगफिशर वो लोन कैसे नहीं चुकाती है। तो है क्या कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं तो वो लगातार अप्लाई कर रही हैं कि आप हमको ARC बना दीजिए। लेकिन है क्या दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई कंपनी ARC बन भी जाती है तो जब तक उसको वो बड़े अधिकार नहीं दे दिए जाते हैं कि वो कड़ाई से उन लोन का फिर से रिकवरी कर सके, तब तक वो भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर बैंक रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं तो ARC कैसे कर लेगा इतनी आसानी से। तो है क्या कि ARC के पास कुछ ज़्यादा अधिकार तो होने चाहिए। और साथ ही साथ ये आमतौर पे कहा जाता है कि जो बैंक होते हैं तो ये भ्रष्टाचार करके इन्होंने लोन दिया था, इनकी जो बड़े बड़े अधिकारी थे तो उन्होंने घूस वूस खा करके इनको लोन दे दिया था इन डिफ़ॉल्टरों को। तो ARC जो होगा तो ARC तो प्राइवेट अगर होगा तो वो तो भाई ऐसा होगा कि जो मालिक होगा तो वो तो एक एक पैसा निकलवा लेगा सामने वाले से।
तो हो सकता है कि अगर भ्रष्टाचार की समस्या की वजह से एनपीए नहीं निकल पा रहा था तो वो एआरसी प्राइवेट कंपनियों का बनाया हुआ एआरसी उसको निकाल लेगा। तो अब देखिए ये आगे चल के कितना सक्सेसफुल साबित होता है, लेकिन अब ये लगभग लगभग तय हो चुका है कि एक बैड बैंक बनेगा। क्यों? क्योंकि हर तरफ से इस बात की मांग उठ रही है। तो दोस्तों आप आगे की बात बताऊं कि लाइफ वाला जो पेज है तो आज फिर से नहीं आया है, वहाँ पे फिर से एक बड़ा विज्ञापन आया है। तो ऐसा क्यों कर रहा है द हिंदू, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो इसने अपना एक परिवर्तन किया है तो सिर्फ कलेवर में या स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया है, बहुत सी पॉलिसी में भी द हिंदू ने परिवर्तन कर दिया है। तो यहाँ पे प्रचार पे वो ज़्यादा ओरिएंटेड हो गया है और बहुत बड़े बड़े प्रचार छाप रहा है और कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं तो देखने को कम मिल रही हैं। तो देखिए शायद कल लाइफ वाला पेज आ जाए। और आज तो इन्होंने स्पोर्ट्स से 5 पेज दे दिए, यानी कि जहाँ बड़े बड़े अखबार भी 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं देते हैं, तो इन्होंने आज पूरा 5 का 5 पेज स्पोर्ट्स पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं द हिंदू अपना क्वालिटी गिरा रहा है कि बढ़ा रहा है, इससे भगवान जाने। पर वही है कि लाइफ वाला पेज नहीं देने से मुझे लगता है कि जो साइंस टेक और एनवायरनमेंट की बहुत सारी खबरें उसमें आती थी वो हमको अब नहीं मिल पा रही हैं द हिंदू में। तो देखिए जब देगा तो फिर उसको अनुवाद किया जाएगा, बाकी हम तो निर्भर हैं इसी पर। या कि फिर जब कमजोरी करिएगा तो फिर हो सकता है कोई और दूसरा हम चारा ढूंढेंगे कि वहाँ से हम कवर करें। तो अभी तो देखते हैं आगे चल के क्या पॉलिसीज़ होती हैं। लोग ईमेल करते रहते हैं द हिंदू को कि आप इस तरीके का प्रचार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, लाइफ वाला पेज नहीं आ रहा है। पर देखिए द हिंदू इस पर क्या विचार करता है। तो आप लोग भी हो सके तो मेल कर दीजिएगा द हिंदू को, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा अकल आए। तो आगे चल के क्या होगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शिवरात्रि, जय हिंद।